हेलो क्लास एट आज हम उद्गम से यानी हिंदी 2 के पाठ 7 भारत के लाल ये पाठ पढ़ेंगे। मैं ये पाठ पढ़ने जा रही हूँ। यहाँ पर इस पाठ में भारत के लाल बहादुर शास्त्री को कहा गया है। यहाँ पर इनके जीवन से हमें सादगी और कर्तव्य पथ पर कैसे निरंतर निष्ठावान होकर चलना चाहिए, ये प्रेरणा मिलती है। इतना सादगी भरा जीवन और ऐसे ऐसे निर्णय जो कि हमें जीवन में प्रेरणा देते हैं। इसके अलावा अच्छे नेता कैसे होते हैं और नेताओं में क्या विशेषताएं और क्या गुण होने चाहिए, ये सारी बातें हम इनके चरित्र के द्वारा जान सकते हैं कि किस तरह से वे अपने जीवन में एक बहुत गरीब परिवार से किस तरह से आगे बढ़े और प्रधानमंत्री का पद प्राप्त करने के बाद भी उतने ही सरल और सादगी से जीवन में रहे। उनके जीवन की सादगी आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है और लोग इनसे प्रेरित होते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो हम पाठ शुरू करते हैं। सन 1965 की बात है। रुड़की विश्वविद्यालय वर्तमान आईआईटी रुड़की में हलचल थी। दीक्षांत समारोह की तैयारी चल रही थी जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री लाल बहादुर शास्त्री आने वाले थे। पाकिस्तान युद्ध अभी हाल ही में समाप्त हुआ था, अतः सुरक्षा काफ़ी कड़ी थी। छोटा सा शहर रुड़की इस बड़े समारोह के लिए तैयार था। पाकिस्तान से हुए युद्ध में विजय का जोश लोगों में भरा था। सभी अपने उस छोटे परंतु ओजस्वी प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए आतुर थे। आजकल की तरह उन दिनों जनता को नेताओं के पास जाने से रोका नहीं जाता था। हेलीकॉप्टर रुड़की छावनी के मैदान में उतरा। छावनी से अतिथि गृह तक सड़क के दोनों तरफ अपार जनता भारत माता की जय, शास्त्री जी की जय के नारे लगा रही थी। शाम को कुलपति के निवास पर चाय के निर्धारित कार्यक्रम के साथ साथ विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भेंट का समय तय था। मुझे भी उसी समय उनको साक्षात निकट से देखने का अवसर मिला। सफ़ेद धोती कुर्ता व गांधी टोपी पहने तकरीबन 5 फुट के शास्त्री जी की आंखों में तेज, चेहरे पे मंद मुस्कान तथा मधुर व शांत वाणी ने मुझे उनके व्यक्तित्व की आभा में जैसे बांध सा लिया। उनके व्यक्तित्व को देखकर कौन कह सकता था कि इस कोमलता के पीछे एक दृढ़ निश्चयी एवं चरित्रवान व्यक्ति छिपा हुआ है। वह छवि आज तक मेरे मानस पटल पर ज्यों की त्यों अंकित है। ये लेखा चतुर्वेदी हैं जिन्होंने लेख लिखा है और ये पत्रकार रही थी और उन्होंने इसमें कवरेज की थी, जैसे कि रुड़की में जब ये गए थे उस समय। तो ये जो संदर्भ है, ये जो पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा है, ये उस समय का है जब लाल बहादुर शास्त्री नेहरू जी के निधन के बाद प्रधानमंत्री बनाए गए थे। कद काठी में बहुत छोटे थे और उस समय वो नेहरू जी के काफ़ी करीब भी थे और उनकी जो निष्ठा थी देश के प्रति और कांग्रेस के प्रति, उसे देखकर, और इंदिरा गांधी जी तो उस समय इस तरह सक्षम नहीं थी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और 1962 का तो चीन का युद्ध हम लगभग हार गए थे, अपनी चौकी हारी गए थे और हमारे हजारों सैनिक इसमें शहीद हो गए थे। और 1965 में जब नेहरू जी का देहांत हुआ,
उसके बाद उनके देहांत के कुछ ही समय बाद में 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था और उस पर विजय प्राप्त की थी हमारे देशवासियों ने, हमारे देश के सैनिकों ने। और वह विजय जो थी उसके बाद लोगों में क्योंकि नेतृत्व ही, देश का नेतृत्व ऐसे हाथों में था जिसने हमें विजय प्राप्त कराई, और वो नेतृत्व था लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में। तो कोई यकीन नहीं कर सकता इतना छोटा सा साधारण सा व्यक्ति इतने सक्षम तरीके से उन्होंने युद्ध को मार्गदर्शन के लिए जो चाहा देश के सैनिकों ने उनको वो सुविधाएं देकर। वैसे देखा जाए तो देश में उस समय इतनी गरीबी थी और देश की संपूर्ण जनता ने उनका साथ दिया था, और इस तरह से हमने भारत ने पाकिस्तान से 1965 का वो युद्ध जीता जो आज भी इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। तो लेखा चतुर्वेदी जो थी वो कवरेज के लिए, न्यूज़ कवरेज के लिए वहाँ गई थी, और शास्त्री जी को जब उन्होंने देखा, सुना, उनके व्यक्तित्व को जब देखा, तो वो उनके मानस पलट, यानी उनके मन के ऊपर उनका इतना प्रभाव रहा कि मन मस्तिष्क दोनों में ही वो अंकित हो गए, वो पूरी तरह से छा गए। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। शास्त्री जी के पिता श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक शिक्षक थे तथा माता रामदुलारी देवी एक गृहिणी थी। काशी विश्वविद्यालय से शास्त्री की डिग्री लेने के बाद उनके वे नाम के अंत में शास्त्री लग गया। जब ये 1 साल के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई और इसके साथ ही इनके जीवन का संघर्ष शुरू हुआ। पिता का अभाव तथा गरीबी की मार ने राह में बाधा तो कई पैदा की, परंतु इन्हें आगे बढ़ने से न रोक सके। घर में सब इन्हें नन्हे कहकर पुकारा करते थे। वे कई मील दूर नंगे पांव चलकर विद्यालय जाया करते थे। गर्मी से सड़कें तप रही हों या ठंड से पैर ठिठुर रहे हों, संघर्ष का यह क्रम निरंतर जारी रहता। मतलब पैरों में चप्पल नहीं होती थी और न ही वो उतने आरामदायक या ठंड से बचने के लिए कपड़े होते थे, न गर्मी से राहत के लिए कुछ होता था। और इस तरह से उन्होंने अपने जीवन का सफ़र शुरू किया था। बड़े होने के साथ ही इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रियता से भाग लेना शुरू कर दिया। इस दौरान वे कई बार जेल भी गए। 1930 में गांधी जी के साथ नमक कानून को तोड़ते हुए दांडी यात्रा की। हमारे तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के शब्दों में, जाकिर हुसैन ने तीसरे राष्ट्रपति थे हमारे, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में क्या कहा कि लाल बहादुर शास्त्री समय के महान पारखी थे। विद्यार्थी जीवन से ही उन्होंने समय के सदुपयोग का महत्व समझ लिया था। गरीबी से संघर्ष था तो क्या, हार मानना उन्हें कदापि स्वीकार नहीं था। तो वो पाकिस्तान से कैसे हार मान लेते, उन्होंने तो संघर्ष जीवन का देखा ही था, कठिन परिस्थितियां देखी थी और जानते थे कि इन कठिन परिस्थितियों से कैसे बाहर आया जाता है, कैसे निकला जाता है, मुसीबतों का सामना कैसे किया जाता है। तो वो जो आत्मबल, संघर्षपूर्ण जीवन का जो आत्मबल था, जो विश्वास था, वो सारा कुछ निचोड़ के 1965 के युद्ध में काम आया। स्वतंत्रता संग्राम के एक मामूली सिपाही की तरह कठिन क्षण का हर्षपूर्वक वर्ण करते हुए, मतलब वर्ण करना यानी उस मार्ग पर चलते हुए
समयानुसार छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य करते रहे। उन्होंने जो भी उनको स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने स्वयं को कहीं आगे नहीं रखा। उन्होंने एक सिपाही की तरह जो भी उनको कार्य सौंपा गया, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आने गांधी जी के लिए रैलियों के लिए व्यवस्था करने की, उठने बैठने के लिए लोगों के लिए व्यवस्था करने की, चाहे वहाँ पर झाड़ू लगाना हो, चाहे चेयर उठा कर रखना हो, चाहे किसी को पानी पिलाने का काम हो, इस तरह के सब काम शास्त्री जी ने उस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए थे। उन्होंने कोई भी काम करने में किसी तरह की अपने आप को छोटा या बड़ा नहीं समझा। देश के लिए वो हर तरह का काम किए। समय के प्रति उनकी ईमानदारी बढ़ती गई। देश के रेल मंत्री होते हुए भी रेल दुर्घटना होने पर उसका दोष अपने सिर लेकर उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा देना ही उचित समझा। तो जब वो मंत्रिमंडल में आए थे और रेल मंत्री बनाए गए थे, उस दौरान एक रेल दुर्घटना हो गई और अपना नैतिक रूप से उसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने या अपने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो बच्चों, बाकी का हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें।